Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो मई के महीने के करंट अफेयर हैं, यानी कि मई के महीने का कंपाइलेशन, वो ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है, जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। देन हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ज़बरवन रेंज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अग्नि 4 मिसाइल को लेकर चर्चा की गई है और अग्नि 4 मिसाइल को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। अब बताना यह है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर वहाँ पर भी आंसर नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। तो हुआ क्या है, देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक इन्वेस्टर समिट हुआ है। तो इस यूपी के इन्वेस्टर समिट के अंदर पीएम मोदी भी गए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आए। अब इस समिट के अंदर पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट यह है कि 21st सेंचुरी में इंडिया की जो ग्रोथ है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। ये स्टेटमेंट पीएम मोदी ने दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर मेंशन किया गया कि अडानी ग्रुप और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों ने इस समिट के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या बोला गया कि एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे हम लोग। यानी एम्यूनिशन मतलब जो गोला बारूद होता है, तो बेसिकली डिफेंस के मामले में एक सपोर्ट मिलने वाला है और उसी के लिए इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को बनाया कहाँ पे जाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की लोकेशन है उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कानपुर का जो सेक्शन है उसी सेक्शन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और उसी के साथ बताया गया कि जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है ये लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस 250 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में। फिर साथ ही साथ मेंशन किया गया कि गौतम अडानी जो हैं वो लगभग 70,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, ताकि यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिले प्लस जॉब्स वगैरह जनरेट हो पाएँ। ये सारी बातें इस इन्वेस्टर समिट के अंदर हुई हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल में जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है, पिछले साल भी चर्चा में था और इस साल जनवरी में भी चर्चा में था और अभी ये फिर से चर्चा में आ चुका है। चलो इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर 6 जगह को कनेक्ट किया गया है। वो 6 जगह कौन कौन से हैं, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। ये 6 जगह उत्तर प्रदेश के अंदर है और इनको कनेक्ट किया गया है। अब इस कॉरिडोर के अंदर क्या होगा कि इन सभी लोकेशंस पर हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करेंगे। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो हथियार हैं, उनको हम लोग बनाएंगे और बनाने का पर्पज़ है ताकि हम लोग अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सके। ये हमारा मेजर पर्पज़ है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे जो वेपन्स हैं हम लोग अलग अलग देश से परचेज़ करते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया।
तो हम चाहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है हम अपने कंट्री में खुद करें, और करने के बाद में क्या होगा, इंपोर्ट जो है अपने आप कम हो जाएगा, और हो सकता है हम लोग इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर इन सारे इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी करने लगें। तो वहाँ से भी इंडिया के रेवेन्यू जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो ये डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसकी नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इस पूरे कॉरिडोर का मेजर मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश को यहाँ पर एक लार्जेस्ट और एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए पूरे वर्ल्ड मैप पर। तो सबसे तगड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर हुआ करेगी, जहाँ पर ये 6 जगह आपको देखने को मिलेंगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर प्रदेश को ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि यूपी यहाँ पर भारत का चौथा लार्जेस्ट स्टेट है, प्लस यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर भी आता है, और पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा है, 200 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे लेबर फोर्स भी भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को है काफ़ी बढ़ा सकते हैं। प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया इस स्टेट की जो रैंक है वो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले इंडेक्स में नंबर 1 पर है। काफ़ी सारे इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पर रहती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो रिपोर्ट है वो अब आनी बंद हो चुकी है, तो इसके बारे में फोकस मत करना। तो डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है आखिरकार, मैंने आपको समझा दिया। एक पाथ बनाया जा रहा है जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग करेंगे अपने कंट्री के अंदर में, और इसके पीछे का पर्पज़ है कि हम लोग अपने कंट्री को खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं, ना कि किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट बनाएं। फिर उसके बाद क्या इसी प्रकार का कोई और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है? हाँ, तो तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी एक और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लगभग 2016 के अंदर। जो तमिलनाडु के अंदर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें भी 5 जगह को कनेक्ट किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, सलेम और होसुर। इन 5 जगहों को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखना, सॉरी 2016 बोला है, 2019 में यहाँ पर इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया था। अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, मैप में देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये उत्तर प्रदेश का मैप हुआ, और इन 6 जगह को आपस में कनेक्ट किया गया है, इस प्रकार से ये कॉरिडोर बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर देखने को मिल जाता है, जो ये 5 जगह आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करवाना है, 1 सेकंड लगेगा, और 1 सेकंड में आप ये काम कर सकते हो। बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है इस वीडियो के अंदर, और आज भी ऐसे ही आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नवाते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपके साथ में कल ही इस आर्टिकल को लेकर चर्चा की थी, लेकिन कल जो रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जा रही थी वो एक अलग रिपोर्ट थी। आज जो रिपोर्ट है वो एक अलग रिपोर्ट है। तो हुआ क्या है, अमेरिका की साइड से एक रिपोर्ट आई है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंदर भारत को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस प्रकार से अमेरिका ने इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया। तो यहाँ पे भारत की साइड से भी क्या किया गया, इस रिपोर्ट को नोटिस किया गया कि हाँ बिल्कुल अमेरिका ऐसा कर रहा है, इंडिया की आलोचना काफ़ी ज़्यादा कर रहा है काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को लेकर। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की साइड से भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। स्टेटमेंट ये आ चुका है कि भाई हमने यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है यूएस की साइड से, उसको हम लोगों ने नोट किया है, और मेंशन ये करते हैं कि देखो जो ये यूएस है वो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को खेल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में वोट बैंक्स पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है अमेरिका की साइड से। और पहली बात, अमेरिका को अपनी प्रॉब्लम भी देखनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम को यहाँ पर निकाल के ला रहा है, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है काफ़ी बुरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है अपने आप को वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो गन लॉज वगैरह हैं वो फेल हो चुके हैं, और किस प्रकार से स्कूल के अंदर गोलियाँ चलाई जाती हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से लोगों की जान जा रही है, मासूम लोगों की जान जा रही है उस इंसिडेंट्स के अंदर में। प्लस रेसिज्म को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंडिया की साइड से ही बोली गई हैं कि हाँ अमेरिका को देखना चाहिए कि अपने कंट्री के अंदर क्या क्या चल रहा है। अब थोड़ा समझते हैं आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पर रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक एक करके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। नीचे आपको स्क्रीन पर ये सारी बातें दिख रही होंगी, जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं ये सब मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बस खाली करना क्या है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एडोब एक्रोबैट को डाउनलोड कर लेना। ये एक ऐप है। इस ऐप में यहाँ पर इस पीडीएफ को जब आप ओपन करोगे तो इस प्रकार के ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम।
ये नई रिपोर्ट है, जो हमने कल रिपोर्ट डिस्कस की थी वो दूसरी थी, वो यहाँ पर USCIRF वाली रिपोर्ट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, और US का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, इन्हीं की साइड से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया इंडिया का। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि US ने इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया, इसके अंदर क्या क्या बोला। उससे पहले इस रिपोर्ट का थोड़ा सा इतिहास बताया गया है कि 1998 के अंदर जो उस समय पर US के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी इस रिपोर्ट की। तो इंटरनेशनल फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम एक्ट जो है 1998, ये उस समय पर लाया गया, और उसके बाद से ये जो रिपोर्ट्स है वो लगातार पब्लिश हो रही हैं। अब इस रिपोर्ट का मेजर पर्पज़ ये होता है कि दुनिया भर में रिलीजियस को लेकर, यानी कि रिलीजन को लेकर कितना फ्रीडम है उसको मॉनिटर करते हैं। रिलीजन को लेकर कोई एब्यूज़ तो नहीं है, हैरेसमेंट तो नहीं है, कोई यहाँ पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के बाद में वो सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई है 2021 की, इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या बोला। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इंडिया के लेकर आता है कि इंडिया के अंदर जो अटैक्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, जो यहाँ पे पूजा करने वाली जगह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। एक रिलीजियस इंटॉलरेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, किलिंग्स हो रही हैं। तो इस प्रकार से US ने यहाँ पर बोला। फिर यहाँ पर US ने बोला दूसरा स्टेटमेंट एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर, कि भारत के अंदर बहुत सारे एंटी कन्वर्जन लॉज चलाए जा रहे हैं, ठीक है। लगभग 28 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लॉज देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कन्वर्ट होना चाहता है किसी दूसरे रिलीजन के अंदर, तो ऑब्वियस ये बात है, कन्वर्ट हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर US ने मेंशन किया कि उस कन्वर्जन को भी रोका जा रहा है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसमें तो मेजर फोकस हर जगह पर यही दिया गया है ना, कि अगर कोई व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसको फोर्सफुली दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो हम लोग रोकेंगे। अगर एक व्यक्ति की अपनी मर्जी है तो वो यहाँ पर हो सकता है। तो बेसिकली एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर यही मेंशन है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर क्या मेंशन किया कि इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ आपको देखने को मिलेगा, सभी राज्यों के अंदर ही तेज़ी से फैल रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया कि पुलिस यहाँ पे नॉन हिंदूज़ को अरेस्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया कि टेररिज्म वगैरह है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर टारगेटिंग और किलिंग्स वगैरह देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर हिंदूज़ की किलिंग्स भी देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। फिर साथ साथ मेंशन किया लिंचिंग वगैरह हो रही है, मोब लिंचिंग, यानी कि एक तरीके से जहाँ पे भीड़ जो है अपने हाथ में कानून लेने के बाद में वो एक तरीके से किसी इंसान की हत्या कर देती है। तो जो इंसिडेंट्स है लिंचिंग के, मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर 2021 के अंदर, ये मेंशन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये सारी बातें अमेरिका की साइड से आई है। फिर साथ ही साथ लास्ट में अमेरिका ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर चर्चा करी है, यानी कि जो NGOs होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो NGOs को प्रॉपरली काम नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार NGOs के पास में जो बाहर से पैसा आता है, फॉरेन फंडिंग आती है, उसी फंडिंग से NGOs रन करते हैं, तो उनको फॉरेन फंडिंग नहीं मिल पा रही है। उनका जो लाइसेंस वगैरह है FCRA वो रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की साइड से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये सारी बातें मेंशन करते हुए अमेरिका ने ये बोला कि ये सारी बातें इंडियन ऑफिशियल्स को पता हैं, लेकिन वो लोग कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खटकी है इंडिया को। और यहाँ पर इंडिया ने भी बोला है कि देखो ये जो तुम्हारी रिपोर्ट है ना, ये पूरी की पूरी बायस्ड रिपोर्ट है, और हमें पता है ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश कर रहे हो। ये रिपोर्ट इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि भारत आज के टाइम पर रशियन ऑयल जो है वो काफ़ी सारा परचेज़ कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग को सस्ता तेल मिल रहा है रशिया की साइड से, इसकी वजह से अमेरिका जो है वो काफ़ी नाराज़ भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है US के अंदर में। तो ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी इंडिया को लेकर। अब ये यहाँ पर ही बात नहीं रुकती है, उसके बाद दुनिया भर के अंदर और भी कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म यहाँ पर अमेरिका ने किया है, जैसे कि वियतनाम नाइजीरिया के अंदर रिलीजियस एक्सप्रेशन को लेकर कोई भी छूट नहीं है, रिलीजन को लेकर कोई छूट नहीं मिल रही है। उसके बाद और भी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए, सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर भी एक तरीके से लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। उसके बाद चाइना की काफ़ी आलोचना कर दी। चाइना के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उइगर मुस्लिम्स का जीनोसाइड किया गया है, ठीक है। चाइना इसको कंटिन्यू लगातार कर ही रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। फिर पाकिस्तान को लेकर चर्चा करी गई, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया मोरक्को, तिमोर लेस्ते, ताइवान और इराक, ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिला है, जहाँ पर चीज़ें सुधरी हैं,
तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि रिलीजियस फ्रीडम लोगों को मिल रहा है, लोगों के बेसिक राइट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ लोगों के बेसिक राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर आई हैं। तो रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर एडिटोरियल्स में काफ़ी सारे आर्टिकल्स डेफिनेटली पब्लिश हो सकते हैं। तो इंडिया ने क्या जवाब दिया मैंने आपको ये भी बता दिया, रिपोर्ट क्या थी वो भी बता दिया, और इसको लेकर आप देख पाओगे आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि अमेरिका रुक नहीं रहा। अमेरिका ऐसे काम काफ़ी बार कर चुका है, बार बार यहाँ पर इंडिया को पोक कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, है ना। तो इससे यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशंस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो हम लोग आने वाले टाइम पर देखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से। इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ESZ है यानी कि इको सेंसिटिव जोन, जो इको सेंसिटिव जोन है वो पूरे जंगल के अराउंड 1 किलोमीटर, यानी जंगल है तो इसके आसपास यहाँ पर 1 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन रखना होगा। अब इस इको सेंसिटिव जोन से क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। आखिरकार ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन ही यहाँ पर ये सारी बातें बोली हैं और बोला कि देखो जो हर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे देश के अंदर, उन सब के अंदर जो फॉरेस्ट का यहाँ पर 1 किलोमीटर का एरिया है उसमें इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर देना चाहिए, यानी वो इको सेंसिटिव जोन की तरह देखा जाएगा। ऐसा यहाँ पे बोला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो तमिलनाडु के अंदर से काफ़ी सारा पिटिशन गया है। तमिलनाडु का जो नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पिटिशन डाला गया, ठीक है। वहाँ पे बोला गया फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्शन मिल नहीं पा रही है, इलीगल तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट जारी करी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, अभी भी हम लोग को प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ है। नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हाँ उस एरिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाएगी, हाँ ऐसा तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है हम लोग उसको समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन की तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज़ के नाम से भी जानते हैं। ये जो एरिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करता है, जो कि हमारी सरकार के अंडर में आता है। और खासकर ये एरिया कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इन्हीं एरिया के अंदर एक छोटे से पोर्शन को यहाँ पे हम लोग इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का मेजर मकसद यह है कि जिस एरिया को हमने ये वाला जोन डिक्लेयर कर दिया उस एरिया के अंदर प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन मतलब वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, पेड़ वगैरह की कटाई नहीं होगी, माइनिंग वगैरह नहीं होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन किया जाता है। अब एग्जैक्टली क्या क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। अब जो इको सेंसिटिव जोन है इसके बारे में जो चर्चा है वो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंदर खुद मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की जब हम लोग बात करते हैं तो गाइडलाइंस आती तो हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, वो यहाँ पे बताया गया। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि मान लो एक एरिया है ये वाला, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो प्रोहिबिटेड रहेंगी कि भाई आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें रेगुलेटेड रहेंगी कि हाँ भाई इसके ऊपर रेगुलेशन रहेगा, थोड़ी मात्रा में की जा सकती है, और कुछ चीज़ों को परमिशन मिलेगी कि हाँ आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के अंदर क्या क्या आता है, प्रोहिबिटेड क्या क्या किया गया है, जैसे कि उस एरिया के अंदर जो भी यहाँ पर ESZ डिक्लेयर किया जाएगा एरिया, वहाँ पे आप लोग कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी खनन नहीं कर सकते। प्लस उसके बाद यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते क्योंकि इंडस्ट्री से भी पोल्यूशन वगैरह होगा। प्लस कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सब यहाँ पर नहीं लगा सकते उस एरिया के अंदर। फिर उसके बाद ये तो प्रोहिबिटेड हो गया। अब बात करते हैं रेगुलेटेड की कि भाई किस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। पहली बात यहाँ पर जो पेड़ काटना है उसको ऊपर ध्यान दिया जाएगा। प्लस होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाने के ऊपर भी इसको रेगुलेट किया जाएगा। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो केबल्स होते हैं इसको लगाने पर भी रेगुलेशन लाया जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली एक रेगुलेशन मिलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब किस किस चीज़ों को लेकर परमिशन मिली है, तो आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ के खुद के लोकल कम्युनिटीज़ हैं उस एरिया के आसपास वाले, तो वहाँ पे वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर अलाउ करी गई हैं। उसके अलावा प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बेसिकली होता है इको सेंसिटिव जोन का मेजर पर्पस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंस ये है
कि हम लोग क्या कर सकें, अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम कर सकें। क्योंकि हो आज के टाइम पर ये रहा है कि देखो लोग जो है शहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्लस बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जंगल काट काट के घर बनते हुए चले जा रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर एक रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ हमारा मेजर फोकस यहाँ पर ये रहने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसको एक प्रोटेक्शन देंगे। मतलब बहुत सारे जानवर उस एरिया के अंदर ऐसे भी हैं जिनकी जान बहुत खतरे में है, और हमने अगर उनकी प्रजाति को नहीं बचाया ना, तो वो आने वाले टाइम पर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हम लोग बाद में याद करेंगे कि हाँ इस प्रकार की कोई प्रजाति हुआ करती थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए भी इको सेंसिटिव जोन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ जो ये इको सेंसिटिव जोन एरिया है, ये बेसिकली क्या करता है, फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ साथ एनिमल और मैन के कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे होगा, क्योंकि अब इंसान यहाँ पर जा रहा है माइनिंग करने, खनन करने जा रहा है, चलो जंगल के अंदर कोई जानवर आ गया सामने उसके, अब उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाएगा। अब उस विवाद में यहाँ पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए उस जानवर को मार सकता है, या फिर वो जानवर के हाथ मर सकता है। तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जानवर की मृत्यु हो जाती है, जानवर को मार दिया जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें कम हो पाएंगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है इको सेंसिटिव जोन का। आई होप आप लोगों को एक प्रॉपर एस्पेक्ट मिल चुका है इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी के लिए यहाँ पर जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, उसका 1 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन को रखने के लिए यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। क्लियर हो गया एक एक पॉइंट। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपके साथ में मैं थोड़ा सा थंबनेल के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो थंबनेल में मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है जहाँ पर मेंशन किया गया एक व्यक्ति के बारे में। अब जो यहाँ पे ये व्यक्ति दिख रहे हैं, इन्होंने 16वें अटैम्प्ट में अपने यूपीएससी को क्लियर किया है। जो अभी यहाँ पर यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, तो 16वें अटैम्प्ट में क्लियर किया, 683 यहाँ पर इनकी रैंक आई है। अब इनको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कि ऑथेंटिक आर्टिकल्स हैं। ये जो आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंडियन एक्सप्रेस का है, उसके बाद में ये जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ में मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करूंगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। काफ़ी सारे लोगों को इनके बारे में पता होगा। तो जो इनका नाम है वो है रिंकू सिंह राही। अब इनकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी हद तक, मतलब आप कह सकते हो सैड, दुख भरी जर्नी रही है। किस चीज़ में रही है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा कि 16वें अटैम्प्ट में यहाँ पर यूपीएससी क्लियर किया है, तो क्या पॉसिबल है, इतने सारे अटैम्प्ट किसी को मिलते हैं? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये पीएच कैटेगरी के अंदर है, फिजिकली हैंडीकैप के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर ये एससी कैटेगरी के अंदर है, तो यहाँ पर ये अटैम्प्ट मिल जाते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट 16 से भी ज़्यादा काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो तो 16वें अटैम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया, 40 ईयर्स की इनकी एज देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पता ये है कि पीएच कैटेगरी के अंदर ये पहले नहीं थे, लेकिन बाद में यहाँ पर पीएच कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो कोई ना कोई घटना हुई होगी इनके साथ में, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसी घटना के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो एक एक करके मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोग को ये चीज़ें समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि इनकी जो पहली पोस्टिंग थी, मतलब कि ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे मुजफ्फरनगर के अंदर। ठीक है, 40 साल की इनकी उम्र है। इनको काफ़ी सारी गोलियाँ मारी गई, और गोलियाँ क्यों मारी गई थी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो होता क्या है कि इन्होंने लगभग 2004 के अंदर एक एग्ज़ाम दिया यूपी पीसीएस का, और एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर लिया। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इनको पोस्टिंग मिलती है 2008 के अंदर, है ना। पोस्टिंग मिलती है कहाँ पर, मुजफ्फरनगर के अंदर, एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरह पोस्टिंग मिलती है वेस्टर्न यूपी में। अब इन्हें ये पोस्टिंग मिली, पोस्टिंग मिलने के साथ साथ जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा काम करना। क्यों? इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारा करप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी स्कीम चलाई जाती हैं, उसमें जो पैसा आता है बहुत सारा लोगों तक ये पैसा पहुंचता है, तो लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, करप्शन के थ्रू वो पैसा पहले ही लोग खा ले रहे हैं। तो इस प्रकार का करप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो इन्होंने उस करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, फिर भी यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसफुल इस चीज़ के अंदर नहीं हो पाए, क्योंकि ये एक तरफ हो गए, पूरा डिपार्टमेंट सब अलग एक तरफ हो गया। तो डिपार्टमेंट एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गए। इनका मेजर फोकस था कि करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इनफैक्ट यहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब होती हुई चली गई कि होता क्या है कि इनके साथ में यहाँ पर लगभग साल 2009 में एक घटना घटित होती है। 2009 में इनके ऊपर एक ब्रूटल अटैक किया जाता है। इन्होंने खुद यहाँ पर ये
आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है कि 2009 के अंदर इनके ऊपर एक अटैक होता है और उस अटैक के अंदर इनके ऊपर बुलेट्स फायर की जाती हैं, लगभग 7 गोलियां मारी जाती हैं। अब इनको ये गोलियां लगती हैं और इसी घटना के अंदर इनकी एक आंख चली जाती है, एक कान चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो जॉ है, जो जबड़ा है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से जो उसका शेप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इनका पिक्चर है। तो ये इनका कहना है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया कि उसी के बाद में ये पीएच कैटेगरी के अंदर आ गए। अब पीएच कैटेगरी के अंदर है, एससी के अंदर थे, तो इसी वजह से यहाँ पर इनको ये अनलिमिटेड ये जो अटैम्प्ट्स है ये मिले। और इसी के बेसिस पर क्या हुआ कि इन्होंने जो है अभी यूपीएससी को क्लियर किया है। और यूपीएससी को जब क्लियर किया तो इसमें इनकी 683 रैंक आई है और इनका ये 16वां अटैम्प्ट था, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि देखो ये जो करप्शन है, बेसिकली ये सबसे बुरी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। एक ऑफिसर का मेजर काम यही होता है कि करप्शन को टैकल किया जाए, करप्शन से लड़ा जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो मतलब पूरा का पूरा स्टोरी है इनकी, काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जो डेडिकेशन रहा है उनका एक अल्टीमेट लेवल का डेडिकेशन रहा है। तो आप कहोगे कि मतलब इतने लंबे समय बाद मतलब इन्होंने यूपीएससी क्लियर कैसे कर लिया, बहुत लंबे समय बाद, तो उसके पीछे का भी एक कारण है। अब यहाँ पर इनकी जो पोस्टिंग है प्रेजेंटली तो बताया गया, वो एक तरीके से हापुड़ के अंदर एक कोचिंग सेंटर है ISPCS एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए। तो वहीं कोचिंग सेंटर के अंदर इनका एक आप कह सकते हो कि इंचार्ज की तरह, जॉब इंचार्ज की तरह इनकी एक पोस्टिंग देखने को मिली है। और वहीं पर आप कह सकते हो इनका इंटरेक्शन होता है सिलेबस के साथ में, बच्चों के साथ में। बच्चों को इन्होंने पढ़ाया भी, इन्होंने मेंशन किया कि हाँ मैंने बच्चों को जो है गाइड भी किया है और आज भी मैं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको टीच करता हूँ। तो इसी थ्रू यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिलेबस है उससे कॉन्टेक्शन में आने के बाद में यहाँ पर इन्होंने ये अटैम्प्ट दिया और इसमें यहाँ पर इनका यूपीएससी क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी सारी बातें जानी होंगी। काफ़ी आर्टिकल्स इसको लेकर पब्लिश हो रहे थे इस टॉपिक पर। मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सबको पता चलना चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नव अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की साइड से एक और स्टेटमेंट आया है, वो यह है कि देखो जगन्नाथ टेम्पल के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसको लेकर PIL भी जारी करी गई और बोला गया कि देखो ये जो कंस्ट्रक्शन इसको रोकना चाहिए। जगन्नाथ टेम्पल 800 साल पुराना है, इस टेम्पल को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंच सकता है। लोगों ने इसको अपोजिशन में यहाँ पर रोल प्ले किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सपोर्ट किया इस कंस्ट्रक्शन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में नवीन पटनायक ओडिशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए बोला है कि ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट है 800 करोड़ रुपए का, ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस मंदिर को रीडेवलप कर रहे हैं। पूरी जगन्नाथ जो टेम्पल है ये बेसिकली 4 धाम में से एक टेम्पल आपको देखने को मिलता है, तो इसको रीडेवलप किया जा रहा है। जो यहाँ पर जो पिलग्रिम्स होंगे, जो हमारे डिवोटीज़ होंगे, है ना, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है और बोला है कि हाँ बिल्कुल लोगों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर एक काम हो रहा है। तो ये बेसिकली कोई इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे पिटीशन डाले गए कि इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक अलाउंस दे दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पीछे आपको ये जगन्नाथपुरी टेम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पर बराबर में इसके कंस्ट्रक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इस आर्टिकल में से जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जान लेना है, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल साल में कई बार चर्चा में आ जाता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर इसके बारे में जान लेना है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पर जगन्नाथ यात्रा के बारे में चर्चा होने वाली है। जगन्नाथ यात्रा जिसको हम लोग शैरेड फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यात्रा निकलेगी और इस यात्रा के अंदर लगभग ये 9 दिन का बड़ा इवेंट होता है, जहाँ पर 3 रथ यात्रा हम लोग निकालते हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल में ये सब कुछ किया जाता है। अब जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो इस टेम्पल को बनाया गया था लगभग 12 सेंचुरी के अंदर किंग अंतवर्मा चड़ुगंगा देवा के थ्रू, जो कि यहाँ पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करा करते थे। प्लस उसके बाद जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इसको हम लोग यामिनिका तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। बोला जाता है हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग कि जो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ यानी कि जो यमराज हैं, उनकी जो पावर है वो नलीफाई हो जाती है, वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ प्रेजेंस देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये जो टेम्पल है इसको वाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं और हमारे 4 धाम का पार्ट है। 4 धाम के अंदर आपको पता है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम आता है ना, ये 4 धाम है। और इससे यहाँ पर एक अलग 4 धाम है जिसको हम लोग छोटा 4 धाम के नाम से जानते हैं, जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पर पूरी टेम्पल के बारे में बताया गया कि इसके 4 गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों गेट के अलग अलग नाम है। ईस्टर्न गेट का नाम है सिंह द्वार, जो कि लायन को डिनोट करता है।
सदर्न गेट का अश्वद्वार जो कि हॉर्स को डिनोट करता है, और उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न गेट है व्याघ्र द्वार जो कि टाइगर को डिनोट करता है, और फिर उसके बाद नदर्न गेट है हस्ती द्वार जो कि एलिफेंट को डिनोट करता है। फिर उसके बाद मेंशन किया गया इस टेम्पल के सामने आपको एक अरुण स्तंभ या फिर सन पिलर भी हम लोग बोलते हैं वो देखने को मिल जाएगा। प्लस ओडिशा के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल हुआ, लिंगराज टेम्पल हुआ, तारातारिणी टेम्पल हुआ, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हो गए। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि अपने पास में हमेशा रखनी है, इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है, लगातार चर्चा में रहती है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल यूएस इंडिया के रिलेशंस के बारे में फिर से चर्चा करता है। देखो हुआ क्या था, पिछले साल नवंबर की बात है, भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ था, और उस दौरान भारत और यूएस ने अपने व्यापार को बढ़ाने के ऊपर मेजर फोकस दिया था। ठीक है, तो इंडिया यूएस दोनों आज के टाइम पर वो जो ट्रेड फोरम हुआ था पिछले साल, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर अपने आप में व्यापार को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश में लग चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है कि इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूएस का मार्केट मिले और यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया का मार्केट एक्सेस मिले। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको सारी बातें बहुत क्लियर शब्दों में बताता हूँ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर लगभग 4 साल के गैप के बाद में ये ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ था, ये मीटिंग हुई थी यूएस और इंडिया के बीच में, जहाँ पर आप कह सकते हो चर्चा की गई कि हम लोग भारत और यूएस दोनों व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इनका मेजर फोकस ये था इस ट्रेड पॉलिसी फोरम के अंदर कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो किस प्रकार से इन चीज़ों को एक्सचेंज किया जा सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब क्या क्या हुआ, पहली चीज़ दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर फोकस किया था कि हम लोग यहाँ पर कुछ मार्केट का एक्सेस इंडिया को मिलेगा अमेरिका के अंदर, और कुछ मार्केट का एक्सेस अमेरिका को मिलेगा इंडिया के अंदर में। जैसे बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग अमेरिका को भेजेंगे, बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पर अमेरिका के भी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया को आएंगे, हमारा जो आम वगैरह है वो यहाँ पर अमेरिका में पहुँचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीज़ें की गई थी, अभी एक एक करके समझाऊँगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर जीएसपी को रिस्टोर करने के बारे में चर्चा की है। जीएसपी क्या है, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये जो जीएसपी है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया था। ठीक है, इस जीएसपी में क्या होता है, जब भारत कोई सामान भेजता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो इस जीएसपी को अगर इस सामान के ऊपर लगा दिया जाए तो इससे हमारे सामान के ऊपर काफ़ी सारी छूट मिला करती थी, वो सामान सस्ता बिकता था और व्यापार बढ़ता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हटा दिया था। तो यहाँ पर मेजर फोकस किया गया कि अभी भारत और अमेरिका दोनों जीएसपी को रिस्टोर करेंगे, वापस जीएसपी लाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ये जो फोरम हुआ है इसके अंदर इथेनॉल सप्लाई के ऊपर फोकस किया गया। देखो भारत का मेजर फोकस यह है कि हम लोग 2025 तक 20% तक इथेनॉल को अपने पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे, ताकि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो यूएस हम लोग को इथेनॉल सप्लाई करेगा, ये डिस्कशन हुआ। प्लस फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर कॉपरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर यहाँ पे कंट्रीज़ आपस में काम करेंगी, और उसके साथ साथ सर्विस फ्रंट को लेकर चर्चा की गई है। यानी कि यहाँ पर इस फोरम के अंदर डिस्कशन किया गया जो नर्सिंग है, अकाउंटेंसी सर्विस वगैरह है ना, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर ये दोनों डिस्कस करेंगी नर्सिंग, अकाउंटेंसी जो भी सर्विसेज है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, यानी दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बोला है कि हम लोग साइबर स्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर काम करेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा की जा रही है। दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है कि हम लोग 2030 तक का जो हमारा टारगेट है कि जो पोल्यूशन हो रहा है, नेट ज़ीरो एमिशन है, उसको आगे बढ़ाएं, यानी कि पोल्यूशन को ख़त्म करें, कम करें, ये हमारा एक मेजर फोकस रहने वाला है। वो बात यहाँ पे मेंशन की गई है। तो बेसिकली क्या हुआ, तो भारत के जो मैंगोज़ हैं, जो आम है, वो यूएस के मार्केट में पहुंच रहे हैं, यूएस के मार्केट में पहुंचे हैं, और यूएस से हम लोग इथेनॉल को लेंगे। तो इथेनॉल के बारे में चर्चा की गई है, और भी काफ़ी सारा जो मतलब व्यापार हुआ था, डिस्कशन हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्लस उसके बाद में जो जीएसपी है उसको भी वापस से रिस्टोर किया जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जीएसपी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। तो जो ट्रेड टॉक हुई थी लास्ट ईयर, उसी के थ्रू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही हैं और आपस में व्यापार कर रही हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे चलते हैं, अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन को। नाउ सैटरडे में एडिटोरियल्स कम आते हैं, लेकिन आज सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चारों एडिटोरियल को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आता है एडिटोरियल का,
सैटरडे वाले दिन, ये ग्राउंड जीरो का आता है। तो ग्राउंड जीरो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर चर्चा की जा रही है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला को जो गोली मारी गई है वो यही वाली थार आपको देखने को मिलेगी, उसी इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन इस आर्टिकल को भी लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें सिखाऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कहीं पर भी एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग डेली बेसिस पर जो मेंस का क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन लेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? रीसेंट ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ फॉर इंडियाज आशा वर्कर्स शुड बी यूज्ड एज अ चांस टू आयरन आउट द चैलेंजेस। देखो, इस प्रकार से लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर। रिसेंट डेज में क्या हुआ, इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया था, मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ में डिस्कस किया। आशा वर्कर्स कौन होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी WHO ने तो अभी आशा वर्कर्स को एक ग्लोबल रिकग्निशन दिया है, एक अवार्ड मिला है, और यहाँ पर यही बोला गया कि दुनिया भर में आशा वर्कर्स की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आशा वर्कर्स आज के टाइम पर काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस करती हैं, उनको हम लोग को रिजॉल्व करना चाहिए। तो इसके ऊपर आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने हैं। तो आपको एक आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, और आपको आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा, उस पर टाइप करना, वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करते हैं, तो आप भी यहाँ पर रिव्यू कर पाओगे एक दूसरे के आंसर्स को। तो अच्छे से आंसर लिख सकते हो, आशा वर्कर्स कौन हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, प्लस क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक डिटेल से एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो एडिटोरियल बेस्ड वो क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को। तो सबसे पहला एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये एडिटोरियल लिखा गया है इन दोनों व्यक्ति के थ्रू, जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया कि देखो, जो नया भारत आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्री और क्वालिटी हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। और वो कैसे दी जा सकती है वो भी यहाँ पर समझाया गया है। एक सपोर्ट मिल सकता है, प्लस टैक्स के अंदर छूट मिल सकती है, उसके माध्यम से भारत के एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आर्टिकल है मैंने नीचे उतार दिया है, आपको नीचे आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो, यहाँ पे एक टाइम है, हम लोग बात करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो लोगों को मिलनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, आप हो, मैं हूँ, हम लोग सब किस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि भाई एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, रिसर्च वगैरह हो, तो इसी को यहाँ पर सब लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की पहचान इस वजह से हो रही है कि हाँ, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे आप देख पाओगे लोगों का एनरोलमेंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे डिमांड इसके साथ साथ ये देखने को मिल रही है कि क्या वाकई में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है लोगों को। डिमांड तो हम लोग कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, रिसर्च की, लेकिन क्या मिल रही है वाकई में? नहीं मिल रही है ना। वो नहीं मिल रही है, उसके पीछे का क्या क्या कारण है वो यहाँ पर समझाया है ऑथर ने। देखो, यहाँ पर ऑथर ने बोला, जब हम लोग दुनिया भर के एजुकेशन आर्किटेक्चर को देखते हैं, दुनिया भर के अंदर जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से एक यूनिवर्सिटी आती है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, NYU करके यहाँ पर नाम दिया गया, न्यूयॉर्क ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन। अब ये मेडिसिन यानी कि मेडिकल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ है। अब इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया साल 2021-22 के अंदर। इन्होंने बोला कि कोई भी बच्चा जो कि एडमिशन ले रहा है इस MD प्रोग्राम के अंदर में, उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है, जो फीस वगैरह होगी बेसिकली, वो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एक तरीके से मतलब कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी की जो फीस है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइड से पे कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसी के चक्कर में यहाँ पे बोला ये अमेरिका का कुछ पहला इस प्रकार से मॉडल देखने को मिलेगा जो कि ये इस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे ट्यूशन फीस जो वगैरह है वो कैंपस से ही पे करी जा रही हैं, है ना। सभी स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह पे करी जाएगी जो कि MD प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब उसी को लेकर एक और यहाँ पर बात की गई है, इसी यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा की जा रही है। जब हम लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की, तो केनेथ जी लैंगॉन, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे एक व्यक्ति हैं जो कि लैंगॉन हेल्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला कि लगभग $3.5 बिलियन का जो ये फॉर्चून है, ये बेसिकली, उसके साथ साथ इनकी जो वाइफ है वो भी $100 मिलियन का जो है वो फंड वगैरह दे रही हैं इस ट्यूशन पैकेज के अंदर। मतलब बहुत सारे लोग हैं वो पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि इस यूनिवर्सिटी का जो ये प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो सके, लोगों की यानी बच्चों की जो फ़ीस वगैरह है वो पे की जा सके। तो इस यूनिवर्सिटी को लगभग 600 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर रेस करने थे। अगर 600 मिलियन डॉलर्स इस यूनिवर्सिटी को मिलते तो यहाँ पर एडमिशन मतलब आराम से बच्चों की फंडिंग वगैरह कर सकते थे, बच्चों की फ़ी पे कर सकते थे। तो इसमें से लगभग इन यूनिवर्सिटी ने $450 मिलियन तक का अमाउंट रेज़ कर लिया है।
काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी इनके पास में आ चुका है। तो बताया गया कि क्या ये सिचुएशन सही है कि बच्चों की फ़ी पे करी जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, ऑथर ने यहाँ पर इसको गलत करार दिया है। वो गलत करार क्यों दिया है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये तो बात हुई न्यूयॉर्क की। अब ऑथर बात करते हैं इंडिया की। हम इंडिया के अंदर भी देखें तो ट्यूशन फ़ी का जो बर्डन है वो सबसे बड़ा बर्डन है। मेजर बर्डन यहाँ पर एजुकेशन के अंदर फ़ी का है। और आज के टाइम पर इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स आ चुके हैं जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हायर है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिल जाता है। जबकि हम लोग बात करते हैं एजुकेशन एक नोबल सर्विस, एक महान सर्विस है और इसी के लिए एजुकेशन लोन वगैरह सरकार देती है। अब एजुकेशन लोन भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन लोन की वजह से हमारा जो पब्लिक वेलफेयर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग को क्या ज़रूरत है? हम लोग को ज़रूरत यह है कि हम लोग जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर टैक्सिंग सीखनी होगी। मतलब कि एक तरीके से जो टैक्स वगैरह लाया जा रहा है उस टैक्स के अंदर कट डाउन करना होगा, प्लस एक फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट देना होगा। यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर वो एक तरीके से फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, यानी कि कुछ पैसा दान कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन मिले, बाहर से पैसा मिले, है ना, फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट मिले, तो इसके बेसिस पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और यही क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब आप लोग नॉर्डिक मॉडल देखोगे, नॉर्डिक मॉडल मतलब है नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ बेसिकली आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये 5 कंट्रीज़ मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं पता है तो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को लेकर एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप लोग सिंपल सा जाना यूट्यूब पर सर्च करना, नॉर्डिक कंट्रीज़ बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिलेगा। दोनों में बहुत अच्छे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ से एक बार थोड़ा सा कवर कर सकते हो। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर ये 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। अब बात यह है ना, ये पाँचों कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देती हैं अपने लोगों को, इनफैक्ट फ्री में। मतलब कोई व्यक्ति PhD तक करना चाहता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ सरकार फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है इन कंट्रीज़ के अंदर। एजुकेशन के ऊपर बेसिकली प्रॉपर फोकस किया जाता है। और ये देश वो देश है जहाँ पर खुशहाली बहुत ज़्यादा है, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर ये टॉप पर आने वाली कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये यहाँ पे नॉर्डिक मॉडल देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर ये भी बदल रहा है। डेनमार्क के अंदर इन्होंने ट्यूशन फ़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो बाहर से विदेश से बच्चा आएगा, मतलब डेनमार्क के बच्चों के लिए यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वगैरह नहीं लगाई जाएगी, लेकिन बाहर से कोई यूरोपियन यूनियन के बाहर से कोई बच्चा आएगा पढ़ने के लिए डेनमार्क में तो उससे ट्यूशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। और उसी प्रकार से यही मॉडल स्वीडन के अंदर भी आया गया। फिर अभी सिर्फ फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी बचे हैं जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से इंटरनेशनल बच्चों के ऊपर ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं करी है, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने यहाँ पर ये चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है ना। फिर उसके बाद बताया गया कि पिछले साल भी काफ़ी चर्चा में था ये टॉपिक, क्योंकि पिछले साल भी फिनलैंड की सरकार ने क्या किया कि जो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यूरोपियन यूनियन से जो है वो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए फिनलैंड में, तो उनसे पहले तो पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनसे भी ये ट्यूशन फ़ी चार्ज की जा रही है। अब यहाँ पर चार्ज की जा रही है और इसी के चक्कर में जो फिनलैंड की सरकार है इसको लेकर काफ़ी तक डिबेट छिड़ चुका था, पब्लिक के अंदर एक डिबेट छिड़ चुका था कि अभी तक तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जा रही थी, अब यहाँ पर ये पैसा चार्ज किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें नॉर्डिक कंट्रीज़ की, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी प्लस पढ़ाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, हायर एजुकेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब हम लोग बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर मतलब कि लोग वहाँ पे कितने खुश हैं, तो इसके अंदर फिनलैंड नंबर 1 पे था। यह हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की बता रहा हूँ मैं। 2022 की जो रिपोर्ट है इसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क नंबर 2 पर है, आइसलैंड नंबर 4 पर है, नॉर्वे नंबर 8 पर है, जर्मनी नंबर 14 पर है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इन नॉर्डिक कंट्रीज़ की, तो ये पाँचों कंट्रीज़ टॉप 10 के अंदर हैं जहाँ पर खुशहाली सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो वेल डेवलप्ड एरियाज़ आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये फोकस किया गया। तो बोला नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो मॉडल है वो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आ रहा है। लोग यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ के मॉडल को अपना रहे हैं कि भाई अपने कंट्री में एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर यही है, अगर PhD भी कर रहा है इंसान तो उसमें यहाँ पर उसको काफ़ी छूट मिलती है, सरकार सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाती है। हालांकि सरकार वहाँ से लोगों से टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है, क्योंकि सरकार कैसे एक दूसरे की एजुकेशन दे पाएगी, वो इसलिए दे पाएगी क्योंकि वहाँ पर लोगों से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि अब यहाँ पर ये वापस से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ऊपर आते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जिसने यहाँ पर बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया। तो ऑथर ये बोलते हैं कि हाँ देखो, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साइड से इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि हाँ हम लोग यहाँ पर बच्चों का जो फ़ी वगैरह वो पे करेंगे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। लेकिन ऑथर बोलते एक बैड आइडिया है। बैड आइडिया क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से फ़ी पे करोगे तो बच्चा जो है वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएगा। वो पता है कौन सी डिग्री को परस्यू करेगा, हाई स्पेशलिटी डिग्री को परस्यू करेगा, मतलब हाई पेइंग डिग्री कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा हो, है ना, ज़्यादा पैसा लग रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको पैसा पे करना नहीं है, तो वो वाली डिग्री के ऊपर जाएगा, अपने करियर के ऊपर जहाँ पे उसका मेजर फोकस है वहाँ पर वो जाना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी को फंड की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन और रिसर्च की, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से फंडिंग करना भी ज़्यादा सही नहीं होगा जिस प्रकार से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किया है। अब बात करें एजुकेशन की, तो देखो एजुकेशन अपने आप एक महान सर्विस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना यानी बच्चे के फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, बच्चे का फ्यूचर यहाँ पर तय करना। और अगर स्टूडेंट अगर एजुकेशन के लिए अपना खुद का पैसा पे करेगा तो उसे टेंशन रहेगी कि हाँ मुझे यार डिग्री लेनी है, एक अच्छे से यहाँ पर काम करना है, प्लस उसके बदले मुझे कुछ सीखना है और अर्न करना है। नहीं तो अगर फ्री में उसका कोई पैसा जाएगा नहीं, यूनिवर्सिटी पैसा पे कर रही है तो उसे इतना दुख रहेगा नहीं, है ना। यहाँ पे एक हाई स्पेशलिटी वाली प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो डिग्री ले रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ सीख नहीं रहा क्योंकि उसका पैसा जा नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर माइंडसेट तैयार नहीं होगा। लेकिन जब बच्चा अपने आप से एजुकेशन के लिए पे करेगा तो डेफिनेटली एक माइंडसेट ऐसा तय होगा कि उसको यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ना है कि वो अपने अर्निंग के अंदर यानी अपनी लाइवलीहुड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये बातें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। देन उसके बाद में ये बोलते क्या हैं, उसके बाद में ये बोलते हैं कि हम लोग अगर बात करें तो ये कैसे काम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट तो चाहिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की वजह से, कम्युनिटी सपोर्ट किया जा सकता है। इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े एजुकेशन है, ठीक है, तो हायर एजुकेशन के अंदर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, एलुमनी हैं, बड़े बड़े लोग आपको देखने को मिलेंगे, वो सब साथ में आकर दान कर सकते हैं, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, और इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ट्यूशन फ्री बना सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेकिन एजुकेशन को क्वालिटी वाली रखना है, ऐसा नहीं कि हाँ एजुकेशन की क्वालिटी डैमेज हो जाए। तो ये काम किया जा सकता है। तो सरकार को यहाँ पर क्या करना होगा, सरकार को यहाँ पर इस प्रकार से फिलैंथ्रोपिक जो डोनेशंस वगैरह होती हैं, इसको यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इंकरेज करना चाहिए। इसको एक बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। प्लस उसके बाद में मेंशन किया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार को यहाँ पर टैक्स फ्री के ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, है ना। टैक्स फ्री मतलब टैक्स को थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए जिसके बेसिस पर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस इसका जान लिया है कि किस प्रकार से हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नॉर्डिक मॉडल क्या है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद नॉर्डिक मॉडल के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर सारी कंट्री टॉप करती हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं, किस प्रकार से टैक्स वगैरह पे की जा सकती है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो एजुकेशन को क्वालिटी वाला एजुकेशन और फ्री एजुकेशन बना सकते हैं, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर एक फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट मिल सकता है और टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी तो यहाँ पर काम हो जाएगा। सॉरी, मैंने एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर उल्टा बता दिया है कि जब देखो बच्चा एजुकेशन के लिए पे करेगा ना, तो यहाँ पर उसके ऊपर जोर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो आपने डिग्री ली है अब यहाँ पर कमाओ उस डिग्री से। लेकिन जब बच्चे के लिए यहाँ पर वो पैसा नहीं देगा, जब एजुकेशन यहाँ पर उसको एक फ्री और क्वालिटी फ्री एजुकेशन मिलेगा, तो यहाँ पर उससे यहाँ पर उसको डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। मैंने पढ़ा कुछ और, मैंने बता कुछ और दिया, है ना। तो यहाँ पर अगर उसको उसको थोड़ा सा एजुकेशन के अंदर छूट दी जाए, उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, तो उसकी मदद से यहाँ पर जो वो डिग्री है वो यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा सर्व कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्व कर पाएगा, अपने हिसाब से थोड़ा सा काम कर पाएगा, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो क्वालिटी फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करना है, कैसे किया जा सकता है, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई यहाँ पर फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट और टैक्स के अंदर छूट दे दो। आगे आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, मैंने पढ़ा कुछ और, मैंने बता कुछ और दिया, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चा खुद से पे करेगा एजुकेशन के लिए तो उसको फोर्स किया जाएगा ताकि वो डिग्री ले और उससे यहाँ पर अर्न करे, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर फिर उसके बाद एक जोर डलेगा। तो यहाँ पर सर्व करने की बजाय यहाँ पर उसको अर्निंग की साइड में लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर उसको एक क्वालिटी और हायर एजुकेशन फ्री एजुकेशन मिलेगा तो वहाँ पर खुल कर थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म की तरफ सर्व कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मॉडल है वो भी काम करता है, तो इसी वजह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मॉडल को भी अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है वो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ऑथर हैं एस आनंदी, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं तमिलनाडु को लेकर।
यहाँ पे बात करती हैं तमिलनाडु के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो वेमेन की सिचुएशन सही नहीं है, वो यहाँ पे बात करती हैं। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी वेमेन के लिए, लेकिन उसके बाद भी वेमेन्स को एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो बातें यहाँ पर ये मेंशन करती हैं। तो इन्होंने एक एक करके इन्फॉर्मेशन दी है। पहली बात, तमिल फिल्म के बारे में चर्चा की गई है। एक एरावी नाम की फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो उस फिल्म को देखते हुए इन्होंने तमिलनाडु को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर वेमेन को काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना होता है, वॉयलेंस फेस करना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। पिछले कुछ टाइम पे मेंशन किया गया कि तमिल की कुछ फिल्म्स आई हैं, जैसे एरावी फिल्म आई है, तो इसने भी यहाँ पर एक तरीके से मेल अब्यूज़ वगैरह के बारे में बताया है। ठीक है, कि भाई आज के टाइम पर एक तरीके से जो मॉडर्न तरीके का डोमेस्टिसिटी है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रही है। मॉडर्न तरीके का जो वॉयलेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें जो वेमेंस हैं वो एक तरीके से बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं, ये मेंशन किया गया। वेल एजुकेटेड वेमेन यहाँ पर सफ़र कर रही हैं। अब हो क्या रहा है, तमिलनाडु को लेकर कुछ डेटा हमारे पास आया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का एक रीसेंट डेटा है। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर रिवील किया है कि लगभग 44.7% जो मैरिड वेमेन है तमिलनाडु के अंदर, इन्होंने कहीं ना कहीं फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पर फेस किया है अपने घर में। प्लस यहाँ पे तमिलनाडु की रैंक जो है, इसी को देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में सेकंड नंबर पर आती है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन के अगेंस्ट में जो अत्याचार है, हिंसा है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसीलिए तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आ रहा है। उसके साथ साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट ये बोलता है कि लगभग 2/3 से ज़्यादा जो मैरिड वुमेन आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रही हैं, वो आज के टाइम पर काफ़ी हद तक दुखी हैं अपने हस्बैंड से, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रति काफ़ी वायलेंस हो रहा है। प्लस 79.8% के पास जो वुमेन आपको देखने को मिल रही है स्टेट के अंदर, वो यहाँ पर मेंशन करती हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने यहाँ पर उनकी वाइफ को बीट किया है। प्लस 81.1% के आसपास जो मैरिड वेमेंस हैं वो आज के टाइम पर तमिलनाडु के अंदर विक्टिम बन चुकी हैं, ऐसा मेंशन किया गया। तो हमारे पूरे कंट्री में एक हाईएस्ट नंबर ऑफ वेमेन को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑथर ने मेंशन किया। ऑथर ने मेंशन किया कि तमिलनाडु यहाँ पे बात करता है कि हम लोग एक तरीके से मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा एजुकेशन देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ केयर है। तो ऑथर मेंशन करती हैं इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो वेमेंस है वो काफ़ी हद तक भेदभाव फेस कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, वॉयलेंस फेस कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 20 का जो डेटा है तमिलनाडु को लेकर, वो ये शो करता है कि जो तमिलनाडु है यहाँ पर जेंडर पैरिटी बहुत है, यानी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। 49.5% फीमेल जो है वो हायर एजुकेशन को इसके अंदर एनरोलमेंट कर चुकी हैं। प्लस मेल एनरोलमेंट की बात करें तो 50.5% के आसपास देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर, तो जो एक तरीके से मेंशन किया जा रहा है, हम लोग अगर कास्ट वाइज देखें तो कास्ट वाइज आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट उसके साथ साथ यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट का वेमेन का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है। मतलब तमिलनाडु ये बोलता है कि एजुकेशन के मामले में वेमेन और मैन दोनों इक्वल है, बहुत सारी एजुकेशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत यह है यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो वेमेन आज के टाइम पर काम कर रही हैं वो लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। बेसिकली वो वीमेन के एजुकेशन से पेयर नहीं होता। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखो, मतलब यह है कि आज के टाइम पर वेमेन की मतलब कंपलसरी कर दी गई कि मैरिज होनी है। तमिलनाडु के अंदर एक कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मैरिज होनी है, शादी होनी है। और यहाँ पर शादी होने की वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत सारी जो फीमेल हैं, जो आप कह रहे हो ना कि फ़ीमेल ने एजुकेशन ली है, उसके बाद अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो अनपेड लेबर की तरह काम कर रही हैं। यानी कि शादी मैंडेटरी है, अब शादी कंपलसरी कर दी गई, शादी हो गई फीमेल की। शादी होने के बाद में क्या हुआ, घर का काम करना है। अब घर का काम मतलब वर्क वो कर रही हैं, लेकिन वो अनपेड वर्क है ना। तो ये अनपेड वर्क के मामले में जो वेमेन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। सिर्फ 20 से 22% यंग अर्बन वेमेन आपको देखने को मिल जाती है जिनको यहाँ पर पेड वर्क के अंदर एनरोलमेंट मिला है, यानी कि वो काम कर रहे हैं कुछ वर्क जिसके बदले में उनको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, फिर बताया गया 60% के आसपास जो एजुकेटेड यंग वेमेन है वो अपने घर में ही हैं और घर में हैं, उनकी शादी का इंतजार किया जा रहा है और शादी होने के बाद में फिर वो घर का काम करने लगेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर हो रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि देखो, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी, हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम लोग बात करें तो वेमेन
आज के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, क्योंकि मैरिज यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई है। जो मैरिज कंपलसरी है सभी कास्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसी चीज़ को लेकर जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने रिपोर्ट किया और इन्होंने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि जो देखो जो मैरिज है, ठीक है, मैरिज यहाँ पर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मैरिज को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है। और मैरिज के अंदर यानी कोई मैरिटल रेप वगैरह देखने को मिलता है तो मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसा जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला है। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी मैरिटल रेप के मामले में, यानी कि एक तरीके से अगर एक शादी हो चुकी है तो जो हस्बैंड है वो ज़बरदस्ती कर रहा है अपने विमेन के साथ में, तो यहाँ पर वो एक मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसको लेकर पिटीशन डाला गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि मैरिटल रेप को क्राइम बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो हस्बैंड है उसको अभी के लिए तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यानी अगर अभी के टाइम पर शादी के बाद में हस्बैंड अगर विमेन के साथ में फोर्स करे तो यहाँ पर वो मैरिटल रेप नहीं कहलाता। तो इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि भाई इसके अंदर चेंजेस करो और लेकर आओ, बोलो कि भाई देखो रेप तो रेप है, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू किया जाए चाहे वो किसी के थ्रू किया जाए, तो इस वजह से यहाँ पर इसको भी क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझा। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर सिचुएशन सही नहीं है। तो तमिलनाडु आज के टाइम पर अर्जेंटली इसको ज़रूरत है कि अपने शादी यानी जो मैरिजेस हैं उसके अंदर एक चेंजेस लेकर आओ। जो कंपलसरी आपने मैरिज कर रखी है उसके अंदर एक चेंज होना चाहिए, प्लस यहाँ पर फैमिली के अंदर एक चेंज होना चाहिए, डोमेस्टिसिटी के अंदर चेंज होना चाहिए, वेमेन को एक फ्रीडम मिलनी चाहिए जो कि फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। फिर आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल बात करता है कंट्रोल एंड डिलीट के बारे में। तो एक सरकारी कमेटी है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया है कि कल ही मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। आपको पता होगा IT रूल्स 2021 जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी कंटेंट होता है, कोई फेक कंटेंट तो नहीं है, उन कंटेंट को रेगुलेट करने के ऊपर मेजर फोकस करता है। तो अभी IT रूल्स के अंदर क्या हुआ, इस IT रूल को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कमेटी का प्रपोजल दिया गया, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को बनाया जाएगा। और ये जो कमेटी है ये बेसिकली यहाँ पर सुनवाई करेगी बाकी सारे मुद्दों की। मतलब क्या समझते हैं, IT रूल्स 2021 को लेकर आया गया। अब IT रूल्स क्या है, IT रूल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। साल 2021 के अंदर रूल आए। इस रूल का मेजर फोकस है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप हो गया। तो इसके ऊपर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके, सरकार यहाँ पर उसको रेगुलेट कर सके। यानी कोई फेक कंटेंट आ रहा है तो उसको हटाया जाए, डिलीट किया जाए, प्लस कुछ ऐसा लोग पोस्ट कर रहे हैं जिससे यहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं, उसको डिलीट किया जाए। तो वो सारी बातें यहाँ पर सरकार ने बोला ये रूल्स हमारे पास आएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये सारी बातें फॉलो करनी होंगी। तो यहाँ पर ये काम हो ही रहा था। इस IT रूल के अंदर ऑलरेडी एक ग्रीवेंस ऑफिसर को रखा गया है। यानी IT रूल जो पहले वाले हैं 2021 वाले, इसमें यहाँ पर सरकार ने पहले से बोल रखा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर को मेंटेन करो। यानी एक ऐसा ऑफिसर होगा जो कि लोगों की जो कंप्लेंट है, लोगों की जो यहाँ पर कोई विक्टिम है जिसके साथ कोई बुरा प्रभाव हो गया है, तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ पे करेगा, तो वो इस ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट देगा। तो वो जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उस कंप्लेंट को देखकर फिर कोई एक्शन लेगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला कि आप ग्रीवेंस ऑफिसर को यहाँ पर रखो। अब क्या हुआ, सरकार ने यहाँ पर एक और चेंज कर दिया है। सरकार ने बोला है ग्रीवेंस ऑफिसर के साथ साथ यहाँ पे हम लोग अपना खुद का एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाने वाले हैं। तो एक और कमेटी बन जाएगी जो कि यहाँ पर अगर मान लो ग्रीवेंस ऑफिसर की साइड से भी किसी व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल पाता है तो वो व्यक्ति यहाँ पर इस अपीलेट कमेटी के अंदर अपील करेगा और फिर उसके बाद ये जो कमेटी है वो यहाँ पर सुनवाई करेगी इस मामले को और उसके बाद यहाँ पर ये अपना डिसीजन देगी। इस कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे और ये सभी लोग हमारी सरकार के थ्रू, हमारी केंद्र सरकार के थ्रू अपॉइंट करे जाएंगे। और कोई भी पर्सन को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी अपील करता है तो उस अपील की सुनवाई 30 दिन के अंदर अंदर होगी। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो IT रूल्स के अंदर जो ये अभी नई कमेटी का गठन किया गया है, तो यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर इस कमेटी के अगेंस्ट में लिखा गया, ये लिखा गया कि भाई यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से कमेटी बना दी। पहली बात तो IT रूल्स हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं कि भाई सरकार अपना दबदबा बनाना चाहती है, सरकार के अगेंस्ट में कोई यहाँ पर पोस्ट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो उस पर सरकार डिलीट करवा देगी। ऐसा सरकार ने पहले भी करवाया है, ट्विटर पर, फेसबुक पर काफ़ी सारा कंटेंट डिलीट करवाया, लोगों के अकाउंट तक डिलीट करवाए हैं। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई आप ऐसी कमेटी बना रहे हो
जिसके अंदर सरकारी अपॉइंटेड ऑफिसर होंगे। सारे के सारे जो लोग होंगे वो यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग होंगे। गवर्नमेंट यहाँ पर मतलब रूलिंग पार्टी मेंबर भी हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी। तो ये कितना सही हो सकता है ना। ये तो सिचुएशन को और ज़्यादा बेकार कर देगा ना, कि यहाँ पे क्या है, जो सरकार है वो अपने हाथ में फिर से कंट्रोल ले रही है। अगर कोई मुद्दा है, कोई ग्रीवेंस है, ठीक है, किसी का अकाउंट डिलीट कर दिया गया, वो यहाँ पर पहुँचा, क्यों डिलीट किया गया, ये मेरा कंटेंट है, सही था ये नहीं था, सरकार के अगर अगेंस्ट में है, सरकार चाहे तो डिलीट कर मतलब तब भी कुछ नहीं कर सकती है यार, या कर सकती है, वो सब यहाँ पर इस कमेटी के हाथ में रहने वाला है। तो बेसिकली बोला गया, ये जो कमेटी है इसमें यहाँ पर जो सरकार रखी है आपने, यहाँ पर आप एक दूसरे लेवल पर गवर्नमेंट का कंट्रोल लेकर आ रहे हो। तो बेसिकली आईटी रूल्स को पहले भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ करा जा चुका है, काफ़ी आलोचना पहले भी हुई है, लेकिन अब जो आपने फिर से काम किया है, फिर से आलोचना यहाँ पर होने वाली है। तो इससे अच्छा यह है कि आप लोग पहली बात तो ये रूल्स ही गलत लेकर आए थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार से एक रेगुलेशन लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पर सोशल मीडिया को ऐसी खाली छोड़ देना चाहिए, और इस केस में यहाँ पर क्या हो सकता है, इस केस में यहाँ पर ये हो सकता है, लोगों के पास में जो बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पर बेकार होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कंट्रोल आ जाएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया ये जो प्रपोजल है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, और यहाँ पर बेसिकली जो कमेटी बनाई जा रही है इस पूरे आइडिया को यहाँ पर रोक देना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया निकल कर आया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हो। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हालांकि छोटा सा नहीं है, पूरा कंप्लीट पेज पर ये एडिटोरियल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वाले एडिटोरियल के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पढ़ा कुछ और, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो उसके लिए यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेना इसको। फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कल संडे भी है, कल मैं इसको दोबारा से कवर करवा दूँगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट का जो है थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर उल्टा बता दिया, लेकिन मैंने बाद में उसको करेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ और बता कुछ और दिया, तो उसके लिए सच में सॉरी। आगे मैं जो है नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल होगा, सॉरी जो कल होगा संडे में, वहाँ पर इस वाले एडिटोरियल को मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सारी परेशानियों का हल निकालने की पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है, ये लंबा चौड़ा तो है, मतलब ये एडिटोरियल हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि कुछ काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं आप लोग को देने वाला हूँ। वो काम की इन्फॉर्मेशन क्या दूँगा, उस काम की इन्फॉर्मेशन को देने से पहले आज के वोकेबलरीज़ को देख लेते हैं। तो आज के एडिटोरियल की वोकेबलरीज़ क्या क्या है। पहली वोकेबलरी है अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी, मतलब कि अनावश्यक, जिसकी कोई यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता ना हो। दूसरा यहाँ पे वोकेबलरी है स्पेट ऑफ। स्पेट ऑफ मतलब यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साथ बुरी बुरी घटनाएं हो जाना, स्पेट ऑफ यहाँ पर वो कहलाता है। स्पेशली बैड थिंग्स, यानी कि आप कह सकते हो एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाना और बहुत छोटे समय में, यानी कभी कभी होता है ना, बहुत सारी परेशानियाँ मेरे साथ एक साथ आ जाती हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आ जाना। तो उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरा वोकेबलरी डिक्टेट। डिक्टेट मतलब एक ऑर्डर जिसको यहाँ पर फॉलो करना होगा, यानी कि आदेश जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वोकेबलरी है ट्रेपाइडेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पर है अ फीलिंग ऑफ फियर, यानी एक डर की फीलिंग होना या फिर एंजाइटी होना, ठीक है, एक डर होना। बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ी होने वाली है, उसको लेकर एक डर होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपाइडेशन। देन होता है एक डेलेटेरियस। डेलेटेरियस क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या बोलता है, कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि हानिकारक देखना, एक हार्म क्रिएट करना, ठीक है, एक डैमेज क्रिएट करना। तो बेसिकली जो हानिकारक बोलते हैं तो इसको हम लोग डिलीटेरियस, डिलीट से याद कर सकते हो, डिलीटेरियस यहाँ पर यह हानिकारक कहलाता है। तो ये कुछ वोकैबुलरीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, ये हमने आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जो है अभी यहाँ पर इनको गोली मार दी गई। गोली कब मारी गई है, जब एक दिन पहले यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी को हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो इम्पॉर्टेंट वीआईपीज़ आपको देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनको यहाँ पर एक सिक्योरिटी दी जाती है। अब जो सिक्योरिटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देते हैं। सिद्धू मूसेवाले को जो सिक्योरिटी मिली थी वो स्टेट की साइड से, राज्य सरकार की साइड से मिली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सिक्योरिटी को हटाया गया। अब सिक्योरिटी को हटाते क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर उसी पूरे इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है वो क्या है, क्यों यहाँ पर जो सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग लेवल की सिक्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं। देखो इंडिया की जो सबसे टॉप की सिक्योरिटी होती है वो होती है एसपीजी की, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की। यहाँ पर आपको स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को दी जाती है।
आप देख पाओगे प्रधानमंत्री के आसपास इस प्रकार से एसपीजी ये देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर का ये चश्मा लगाए हुए रहते हैं। इनके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। ब्रीफ केस क्यों होता है? देखो आसपास चल रहे हैं पीएम मोदी के। ब्रीफ केस इसलिए होता है ताकि यहाँ पर अगर पीएम मोदी के ऊपर कोई गोली वगैरह चले तो यहाँ पर इस ब्रीफ केस को ओपन कर लिया जाए और ओपन करके सब सामने आ जाए। और ये जो ओपन किया गया है ये बेसिकली एक बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया ये सबसे टॉप की सिक्योरिटी होती है। एसपीजी के बाद यहाँ पर आती है एक दूसरी सिक्योरिटी एक्स लेवल की। एक्स लेवल की यहाँ पर सबसे नीचे स्तर वाली सिक्योरिटी है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 आर्म्ड पर्सनल होते हैं, कोई कमांडो नहीं दिया जाता। उसके बाद में वाई लेवल की सिक्योरिटी आती है। इसमें 11 पर्सनल होते हैं प्लस 1 से 2 कमांडोज भी होते हैं। फिर उसके बाद में जेड लेवल की सिक्योरिटी होती है। फिर यहाँ पर 22 पर्सनल होते हैं प्लस 4 से 5 कमांडोज आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है वाई प्लस की सिक्योरिटी होती है। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 से ज़्यादा पर्सनल्स होते हैं प्लस 102 कमांडोज भी देखने को मिल जाते हैं। फिर जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। तो जेड प्लस सिक्योरिटी एसपीजी के बाद सबसे तगड़ी सिक्योरिटी जेड प्लस की है। जेड प्लस के अंदर 55 पर्सनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्लस 10 से ज़्यादा कमांडोज यहाँ पर दिए जाते हैं किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए। तो ये कुछ सिक्योरिटी है, ध्यान रखना। सिक्योरिटी के बेसिस पर यहाँ पर हमेशा कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। ओके नाउ अब फटाफट हम लोग कवर करते हैं अपने मेंस का क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं कि आज का प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2014 का है, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर ए देखने को मिल जाएगा। अग्नि 4 मिसाइल बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर के आसपास है। इसको हम लोगों ने खुद बनाया है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 20 मीटर की मिसाइल ये देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दिया गया था, इसमें लिक्विड फ्यूल होता है। नहीं, लिक्विड फ्यूल नहीं होता, इसमें यहाँ पर सॉलिड फ्यूल सिस्टम के बेसिस पर ये काम करती है। ओके नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।